हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे प्लांट सेल को एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको मैं सभी को डिकोड करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये सेल्स जो है सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सारे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है सेल वॉल। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आप कंटिन्यू देखिएगा इसको बिना स्किप करें ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद इसके जो अंदर वाली लेयर होती है, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ही हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंदर के ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स देखेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल, न्यूक्लियर एनवेलप, देन गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा, देन नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इनमें से जो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो के अंदर। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सेल वॉल। ये देखिए प्लांट सेल में ये जो आपको सबसे बाहर वाली ये लेयर दिखाई दे रही है, ये जो है ये बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल क्या है? हमारे प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो जो सेल है वो अगर कोई से भी सॉल्यूशन में जाए, या तो वो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक कोई किसी भी सॉल्यूशन में जाए, तो वो जो सेल वॉल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी ताकि वो सेल का श्रिंकेज ना हो। उसके जो अंदर का मटेरियल है वो ज़रूर श्रिंक हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, पर जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिजिड आउटर कवरिंग है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो है ये वाली लेयर है हमारी सेल वॉल की। ठीक है, तो जो सेल वॉल है ये काय की बनी हुई होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल वॉल काय से बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब प्लांट अपनी जगह पे इस तरह से खड़ा हुआ है, तो वो क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर जो सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है? रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है। इस कारण से जो प्लांट है उसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल्यूलोज। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसके अंदर की साइड प्रेजेंट है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर है, यानी कि इसको बाय लेयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काय की बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या करती है? सेपरेट करके रखती है, यानी कि उसमें मिक्स नहीं होने देती है। ठीक है, तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्योंकि ये जो है सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट अलाउड करती है। यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहेगी कि ये वाली चीज़ सेल के अंदर आए तो ही वो चीज़ अंदर आएगी सेल के, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ सम सब्सटेंस टू गो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो हमारी जो जितनी भी एक्टिविटी है सेल की उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ये ऐसा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसका स्फेरिकल शेप होता है और ओवल इन इनिशियल स्टेज में ये ओवल होता है।
यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, ठीक है। ये जो है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। देखो जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसी के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। तो जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अपीयरेंस के लिए, यानी कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी कहाँ पे स्टोर्ड होती है, हमारे डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन न्यूक्लियस का। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गोल्गी अपैरेटस। अब गोल्गी अपैरेटस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर आपको डायग्राम सीखना है तो इस डायग्राम के ट्यूटोरियल की लिंक मैंने मेरे चैनल पर बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। साथ ही दूसरे स्ट्रक्चर्स की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे अगर आपको न्यूक्लियस बनाना सीखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना सीखना है, प्लास्टिड बनाना सीखना है, ठीक है, और भी दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना सीखना है, तो सभी की ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे गोल्गी अपैरेटस से। अब गोल्गी अपैरेटस जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस को देखा था और उसके बारे में मतलब सारी चीज़ें बताई थी कि गोल्गी अपैरेटस है क्या, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरेलल अरेंज होता है, और वो जो पैरेलल जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे सिस्टर्न्स है, ठीक है। इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिनको हम सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मेम्ब्रेन बाउंड क्यों बोला है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन होती है इनमें जिससे वो एम्बेडेड, मतलब मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनकी मेम्ब्रेन होती है। अब इसका गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि कुछ भी चीज़ को अगर स्टोर करना है सेल के अंदर तो वो स्टोरेज का काम करेगा। दूसरा मॉडिफिकेशन, कुछ भी मॉडिफाई करना है या फिर पैकेजिंग करना है किसी भी प्रोडक्ट की वेसाइकल्स के अंदर, ठीक है। तो वो वेसाइकल्स के अंदर किसी भी चीज़ को क्या करता है, स्टोर करता है, पैकेजिंग करता है और मॉडिफिकेशन करता है। तो ये फंक्शन क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। गोल्गी अपैरेटस को एक और हम गोल्गी बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो गोल्गी अपैरेटस है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है सिंपल शुगर से, यानी कि जो सिंपल शुगर जो होती है, हम शुगर को मतलब अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल शुगर को काय में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है कौन, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। और जो गोल्गी अपैरेटस है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ये सारी बातें हमने जान ली कि गोल्गी अपैरेटस आखिर करता क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसका भी ट्यूटोरियल मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, साथ ही एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे हमें भागने के लिए एनर्जी चाहिए, फूड डाइजेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सारी एनर्जी बना कौन रहा है? आ कहाँ से रही है हमारी बॉडी में एनर्जी? तो इस कौन बनाता है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में बनाता है। अब एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो कौन रिलीज़ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है, एटीपी के फॉर्म में करता है। ठीक है, एटीपी इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि करेंसी क्यों बोला है? जैसे अगर हमको कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। वैसे ही अगर हमको एनर्जी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी का प्रोडक्शन कौन करता है? कहाँ पे होता है? मतलब सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो जो बॉडी है वो एनर्जी का यूज़ कैसे करती है? जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका यूज़ करती है हमारी बॉडी, ताकि वो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बना सके, साथ ही मैकेनिकल वर्क कर सके। जैसे कि कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में केमिकल कंपाउंड्स जो बनते हैं, एंजाइम्स वगैरह, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? जो स्टोर्ड एटीपी होता है हमारी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसकी मदद से। अब मैकेनिकल वर्क से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें मतलब वॉक करना है, रन करना है ना, फूड डाइजेशन हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। साथ ही जो वेरियस हमारी जो लाइफ में अलग अलग हम प्रोसेसेस करते हैं, एक्सक्रीशन वगैरह, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी हमारा किसकी वजह से आ रही है? हमारी एटीपी की वजह से आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास उसका खुद का डीएनए है और राइबोसोम भी उसका खुद का है। ठीक है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो ये अपना खुद का प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है, साथ ही हमने एटीपी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी सिमिलर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही स्ट्रक्चर है। इसको कैसे बनाते हैं, इसके अंदर का जो चीज़ें होती है उसका भी मैंने एक डायग्राम बनाया है। मतलब मैं अब डायग्राम वो अपलोड करने वाली हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होता है। तो जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है। अब कलर्ड प्लास्टिड है तो इनका क्या फंक्शन होगा कि वो जो प्लांट्स के अंदर जैसे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सारी चीज़ में कुछ मतलब कलर होता है। जैसे कि मान लो मैंगो है, तो मैंगो का येलो कलर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे कुछ कलरलेस भी हो, मतलब कुछ प्लांट कलरलेस होते हैं, तो वो उनके अंदर क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो प्लास्टिड है जिसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है? जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल की प्रेजेंस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो कहाँ पे होता है? मतलब क्लोरोफिल है उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिड के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि प्लांट के अंदर होती है। अब ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। और इनका जो प्लास्टिड है इनके पास भी इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट
सेल ऑर्गेनेल नहीं है ये, मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे पूरे सेल के अंदर। ये जो आप लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? सब हमारा फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सब एम्बेडेड होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म इसके आसपास घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म का फंक्शन, ठीक है, कि ये वही फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है हमारी प्लांट सेल को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हम पढ़ते हैं जो है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम देख लीजिए आप, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आपको जैसे ही याद आए वैसे ही आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि कौन बनाता है लाइसोसोम। चलिए, तो सबसे पहले जो लाइसोसोम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका फंक्शन, ठीक है। तो ये लाइसोसोम है, इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल बोला जाता है। अब सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CBSE का, ठीक है। अधिकतर जो मतलब एग्जाम्स है उसमें इसके बारे में पूछते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। तो जो लाइसोसोम है वो क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारी सेल का। कैसे? अब जितना भी वेस्ट मटेरियल, फॉरेन जो ऑर्गेनेल्स है जो हमारे मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल है, या फिर कुछ भी जो वेस्ट सब्सटेंस हमारी सेल के अंदर से जो बचता है, ठीक है, तो उसको जो डिस्पोज कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब वो कैसे डिस्पोज करता है मैं आपको बताती हूँ। तो जो लाइसोसोम है वो हमारे सेल को क्लीन करता है। वो क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर जो वॉर्न आउट, ये टूटा फूटा कुछ सेल ऑर्गेनेल है जो ख़राब हो गया है, तो उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे डाइजेस्ट करता है? जो लाइसोसोम है उसके अंदर कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि उसका एक्सक्रीशन हो जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर, जैसे कि सेल डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो गया, कोई वेस्ट मटेरियल निकला है, तो इस केस में जो लाइसोसोम है वो खुद ही अपने आप को बस्ट कर लेता है, यानी कि पूरा तोड़ लेता है। जैसे लाइसोसोम है तो ये पूरा टूट जाता है, तो ये लाइसोसोम बस्ट हो जाता है एकदम से। तो वो बस्ट होता है, उसके जो एंजाइम्स है वो रिलीज़ करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज़ करता है सेल के अंदर। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जो है ना, वो दूसरी जो वॉर्न आउट चीज़ या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तो मारेंगे ही सही, साथ ही वो लाइसोसोम खुद भी मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बस्ट हो गया तो उसके अंदर का कंटेंट पूरा निकल गया, तो वो तो बचा ही नहीं ना, तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम खुद सुसाइड करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं, लाइसोसोम क्या होता है? डिस्पोजल सिस्टम होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल या फिर वॉर्न आउट चीज़ें हमारे सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर होती है, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह ये वो, तो उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है? वो बस्ट हो जाता है, उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज़ करता है और वो खुद सुसाइड कर लेता है दूसरे मतलब चीज़ों को मारने के लिए, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। इस तरह से हमारा जो डिस्पोजल सिस्टम है उसका काम लाइसोसोम करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं। अब स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों बोलते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जो रफ है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? राइबोसोम्स है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसका कारण उसका सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। इसीलिए
इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इनका सरफेस एकदम प्लेन होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, जान लिया हमने, RER और SER। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। ये सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब राइबोसोम्स क्या है, एक और हमारा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही हमारे बाहर भी ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये ठीक है, ये राइबोसोम्स है हमारे। तो इनका क्या फंक्शन होता है, जितने भी एक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि जो प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बनाने का काम कौन करता है, हमारा राइबोसोम करता है, ठीक है। और मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स होंगे, तो इतना ही वो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनाएंगे, ठीक है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on the need। तो जहाँ जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो पहुँचा देगा सेल में, ठीक है, राइबोसोम, यूजिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका क्या फंक्शन होता है, ये जो है वो फैट मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। यानी कि लिपिड्स और फैट जो भी हमारी बॉडी में बनता है वो क्या बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी, मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ही जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये जो पेज है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको रिवीजन जब करना होगा तो आप आसानी से ये खोल के कर सकेंगे। कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो आप पूछ लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, ये पूरे प्लांट सेल का ट्यूटोरियल डायग्राम भी मैंने बना रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए मतलब आपको अच्छी लगी रही होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।